बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड एयर सैम्पलिंग। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था एयर पोल्यूशन होती क्या है, इंडोर आउटडोर एयर पोल्यूशन, उनके सोर्सेज इफ़ेक्ट्स, सारी चीज़ें देख ली थी और एयर एनालिसिस के लिए उसकी मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है और उसको कैसे करते हैं, यानी कि एयर का सैंपल कैसे लेते हैं। ये चीज़ें इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। कोर्स आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इंस्ट्रक्टर डॉक्टर ताहिर मकबूल, यानी माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। 3 क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे इस लेक्चर के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ हाउ टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन, सेकेंडली हाउ डू वी गेट सैंपल ऑफ एयर, एंड थर्डली डिफरेंट मेथड्स टू गेट द एयर सैंपल। मॉनिटरिंग 2 टाइप्स की होती है, एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग या एयर मॉनिटरिंग आप कह लें। जो पहली टाइप है दैट इज़ एम्बियंट मॉनिटरिंग। एम्बियंट मीन योर इमीडिएट जो सराउंडिंग जो हैं उसको आप एम्बियंट का नाम देते हैं। तो एम्बियंट मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि आपने एम्बियंट एयर के अंदर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिटर्मिन करना है। बेसिकली ये उस एयर की क्वालिटी को असेस किया जाता है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। सेकेंडली सोर्स मॉनिटरिंग है, इसमें हम पोल्यूटेंट सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके अंदर जो भी आप पोल्यूटेंट को मॉनिटर करना चाहें, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहें, वो हम करते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन इंडस्ट्रियल फ्लू गैसेज और मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट जो है वो सोर्स मॉनिटरिंग का कहलाती है। बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एफ्लुएंट। ज़्यादातर जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओजोन की मॉनिटरिंग के लिए हम यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए हम यूवी फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स आपने अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। और नॉक्स की डिटर्मिनेशन के लिए हम केमिल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 पोल्यूटेंट्स को जो स्पेसिफिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम डिटर्मिन करते हैं यहाँ पे उनको मेंशन किया है। सो हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आप जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स देख लें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। सेकेंडली उनका एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ट्रांसपोर्ट करना, लेके जाना और वहाँ पे जाकर डायरेक्ट एनालिसिस करना, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो कॉस्ट की वजह से ज़्यादातर टीचिंग लैब्स के अंदर वो अवेलेबल भी नहीं होते। सो हम क्या करते हैं, हम जो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम देखना चाहते हैं एयर के अंदर, उसका सैंपल विदड्रॉ करते हैं, सैंपल लेते हैं और लैब के अंदर ले जाके उसको रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड जैसे टाइट्रेशन होगी या सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करके उसको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रन कर लिया, इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सैंपल। तो इसलिए एयर जो सैंपल है दैट इज़ ट्रिकी, लेकिन इसका लेना भी ज़रूरी है क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो ये जो ट्रिकी एयर सैम्पलिंग है ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए ये जो सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके ज़रिए इसको इजी बनाया जाता है। हम वो 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ट्रेन। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ट्रेन में हम मेथड की अगर थ्योरी देखें तो यहाँ पे बेसिकली हम एक बॉटल के अंदर रीजेंट सोल्यूशन ले लेते हैं। कौन सा सोल्यूशन, जो कि आपकी स्पेसिफिक जो पोल्यूटेंट है या स्पेसिफिक जो गैस है जिसकी कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो हम एक बॉटल के अंदर ले लेते हैं। बहुत सारे रीजेंट्स हैं, हर गैस के लिए मखसूस रीजेंट डेवलप हो चुके हैं, काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड मैनी अदर्स। सो जब हम एक मखसूस रीजन के अंदर आप इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड या कोई भी गैस आपने उसके अंदर एब्जॉर्ब कर ली है, तो फिर उस सोल्यूशन को लेबॉर्ट्री ले जाते हैं। वहाँ पे उसका डायग्रामेटिकली या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली एनालिसिस किया जाता है और उस गैस को डिटरमिन किया जाता है।
जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है तो ये एब्जॉर्प्शन ड्रेन की कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो इसका है दैट इज़ एन इन्वर्टेड फनल, जिसको एक ट्यूब के ज़रिए आपके फ़िल्टर होल्डर के साथ कनेक्ट किया गया है। फ़िल्टर होल्डर क्या है, इसके अंदर हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं ताकि जब हम एयर सक करें तो सॉलिड पार्टिकल जो है वो हमारे जो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर ना आ सकें और ना ही हमारे पंप के अंदर आके इसको ख़राब कर सकें। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं। ये आपके पास ब्रैचल बॉटल है या जो इसके अंदर एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन, जिस भी गैस को आपने एब्जॉर्ब करवाना है उसका स्पेसिफ़िक जो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है वो हम लेते हैं। अब ये जो ट्यूब है जो इस तरफ से फ़िल्टर पेपर से यहाँ से गैस आएगी और इस सॉल्यूशन के अंदर उसको बबल करवाया जाएगा। बबल करवाने के बाद ये गैस यहाँ पे जमा हो जाएगी और यहाँ से ट्रैवल करती हुई इस ग्लास ट्यूब के अंदर से गुजरेगी जिसके अंदर सिलिका जेल है, ताकि जो मॉइस्चर है या ये जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे फ्लो मीटर या पंप को जो है वो ख़राब ना कर सके। तो गैस यहाँ से गुजरने के बाद ड्राई हो जाए और पूरी की पूरी एयर सैंपल आएगा, मखसूस गैस इस रीजन में बबल आउट होके एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो रिमेनिंग एयर है वो इस ग्लास वूल यूट्यूब सिलिका जेल से गुजरने के बाद आपके फ्लो मीटर या रेगुलेटर से गुजरेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका फ़्लो कितना है, तो ताकि हम एक कांस्टेंट फ़्लो के ऊपर सैम्पलिंग कर सकें। और यहाँ से फिर ये आगे पंप लगा हुआ है ये जो इस सारे काम को जो है वो रन कर रहा है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है एब्जॉर्प्शन ड्रेन की। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक मखसूस कॉन्स्टिट्यूएंट या मखसूस पोल्यूटेंट या मखसूस गैस आपने लेनी है, तो ज़ाहिर बात है उसको एक इतनी कंसंट्रेशन में कि उसको लेबॉर्ट्री के अंदर आम मेथड के ज़रिए डिटरमिन किया जा सके तो हमें उसकी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। ज़्यादा अमाउंट के लिए हमें गैस को ज़्यादा देर के लिए बबल करवाना पड़ता है, तो लॉन्गर सैम्पलिंग टाइम जो है वो रिक्वायर होता है, नॉर्मली अप टू 24 आवर्स। सिमिलरली सम टाइम अगर आपका रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है तो दूसरे पोल्यूटिंग एजेंट्स इसको जो गैसेस जो हैं वो इसको क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सेकंड मेथड जो हम सैम्पलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ इम्प्रेगनेटेड फ़िल्टर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो फ़िल्टर है या फ़िल्टर पेपर है उसके अंदर जो आपका रीजेंट सॉल्यूशन है जो हमने उधर ड्रैचल बॉटल में लिया था उसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इस फ़िल्टर पेपर के अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं या इम्प्रेगनेट कर देते हैं। तो एयर को सक किया जाता है एक आम फ़िल्टर पेपर से ताकि एरोसोल पार्टिकल को रिमूव करें और फिर उसको इम्प्रेगनेटेड फ़िल्टर पेपर के से सक कर दिया जाता है, यानी कि उसमें से गुजार दिया जाता है। आप उसी तरह का फ़िल्टर जिस तरह हमने एब्जॉर्प्शन ड्रेन के अंदर लगाया है उसके बाद डायरेक्ट आप पंप लगा दें तो आप उसकी जगह पे आप ये इम्प्रेगनेटेड फ़िल्टर पेपर लगा दें। पहले सिंपल फ़िल्टर पेपर लगा दें फिर इम्प्रेगनेटेड फ़िल्टर पेपर लगा दें। गैस पहले गुजरेगी सिंपल फ़िल्टर पेपर से, वहाँ पे एरोसोल पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे और दूसरे पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे और फिर उसके पीछे इम्प्रेगनेटेड फ़िल्टर पेपर होगा जो स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ गैस को अब्जॉर्ब करेगा। जब सैम्पलिंग हो जाएगी तो फिर इसको लेबॉर्ट्री लेकर जाया जाएगा जहाँ पे इसको एनालाइज कर लिया जाएगा मुख्तलिफ़ मेथड के ज़रिए। इम्प्रेगनेटेड फ़िल्टर पेपर सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए भी यूज़ होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2S, HCl और बहुत सारी गैसों के लिए। एडवांटेज इसका क्या है, ग्रेटर रोबस्टनेस का मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब आप इतना ज़्यादा नाजुक अपरेटस नहीं इसके लिए चाहिए। ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एब्जॉर्प्शन ट्रेन के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना मसला बनता है, जबकि आप इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला डिसएडवांटेज इसकी एफिशिएंसी वेरिएबल है, यानी कि जो सैंपल कलेक्ट करता है उसकी अमाउंट वेरिएबल हो सकती है, जो कि डिपेंड करती है कि जिस एम्बिएंट गैस कंसंट्रेशन जहाँ पे आपने इसको लगाया है उसके इमीडिएट सराउंडिंग के अंदर गैस की कंसंट्रेशन क्या है और फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है। क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि ये जो फ़िल्टर पेपर है ये एब्जॉर्ब करेगा आपके मॉइस्चर को भी, तो इस वजह से फिर उसकी जो सैम्पलिंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड मेथड जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ डिफ्यूजन ट्यूब।
अब डिफ्यूजन ट्यूब में हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हमारा जो अब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है या जो रीजेंट है जिसके ज़रिए हम एक स्पेसिफिक गैस को, स्पेसिफिक पोल्यूटेंट को अब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उसको हम स्टेनलेस स्टील मैश ले लेते हैं और उसके ऊपर उस रीजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको एक ट्यूब लेते हैं और उसके एक सिरे के ऊपर उसको लगा देते हैं, इसको कवर कर देते हैं विद स्टॉपर ताकि उसके अंदर रेन वगैरह से ये महफूज रहे। और इस ट्यूब को हैंग कर दिया जाता है जहाँ पे आपने सैम्पलिंग करनी है। इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ताकि एयर रेन वगैरह से ये इफ़ेक्ट ना हो। जो एयर है वो इसके अंदर ज़ाहिर बात है फ्राम टॉप टू बॉटम इसके अंदर सर्कुलेट करेगी और ज़ाहिर बात है जब इसके अंदर ऊपर की तरफ चली जाएगी तो जो स्पेसिफिक रीजेंट अब्जॉर्बेंट है वो स्पेसिफिक गैस को अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन, वो इसको अब्जॉर्ब करता रहेगा और एक स्टेज आएगी जब ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, लेकिन इसके लिए काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्यूब को 2 वीक से लेकर 1 मंथ तक एक सैम्पलिंग साइट पर रखते हैं, फिर जाके सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ सैंपल आती है फॉर एनालिसिस। फिर हम इसको क्या करते हैं, लैब के अंदर ले आते हैं और फिर वहाँ पे उसको जो आपका सॉलिड अब्जॉर्बेंट है उसको एक मखसूस सॉल्वेंट के अंदर डाल के जो आपका रीजन जो आपकी पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट ऑफ इंटरेस्ट या गैस ऑफ इंटरेस्ट है, उसका जो स्पेसिफिक उसका सोल्यूशन बना लिया जाता है और उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली या दूसरी सिंपल एनालिटिकल टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेथड जो है वो चूँकि डिफ्यूजन के ऊपर बेस कर रहा है इसलिए इसको हम डिफ्यूजन ट्यूब का नाम देते हैं। डिफ्यूजन ट्यूब भी आपको मिल जाएंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, अमोनिया के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए, ओजोन, बेंजीन, ज़ालीन, टालोइन एट्सेट्रा। अब इस मेथड के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला मेथड जो एडवांटेज है वो इसकी कॉस्ट है। इट इज़ वेरी लो कॉस्ट मेथड जिसके ज़रिए हम एयर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो सर्वेज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ सपोज एक रीजन के अंदर मुख्तलिफ जो पॉइंट हैं वहाँ पे इसको मॉनिटर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ साइट्स एरिया के ऊपर इसको लगा दिया जाता है, 2 वीक से लेकर 1 महीने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है और फिर कलेक्ट करके उन सैम्पल्स को एनालाइज किया जाता है। अब इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट किसी सर्वे के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकते फॉर दैट रीज़न, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। तो हम इसलिए करते क्या हैं कि ये लो कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी प्रिसिशन जो है वो उसके अंदर वेरिएशन है। एक ही जगह पे 2-3 अगर आप सैंपल लें तो मोर देन 10% जो है वेरिएशन आपको कॉमनली नज़र आती है। फोर्थ मेथड है उसके अंदर हम सॉलिड एड्जॉर्बेंट इस्तेमाल करते हैं। ये जो सॉलिड एड्जॉर्बेंट है इसको हम एक ग्लास ट्यूब के अंदर पैक कर लिया जाता है, स्टेनलेस स्टील ट्यूब भी इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसके अंदर से एयर को सक किया जाता है। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें नीचे, यहाँ पे हमने क्या ग्लास वॉल लगा दी है, उसके आगे आपका जो एक्टिवेटेड चारकोल है जिसको हम एड्जॉर्बेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगा दिया है। और ये यूरेथन फोम है। यूरेथन फोम बेसिकली पॉली यूरेथन फोम है जो कि आपको मार्केट से आराम से मिल जाता है। तो दोनों जगह पे इसका लगा देते हैं ताकि इनको कंपेयर किया जा सके आपस में दोनों एड्जॉर्बेंट को। चलेगी, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे मटेरियल मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं एड्जॉर्बेंट के तौर पे। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला मैंने लिखा है एक्टिवेटेड कार्बन है, मॉलिक्यूलर सीवेज सिलिका जेल है। ये जो प्रोपार्क, क्रोमोजॉब या टीनेक्स हैं ये बेसिकली पोरस सॉलिड्स हैं जो कि मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स हैं जिनके ज़रिए आते हैं। ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं, कॉलम्स वगैरह के पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये मुख्तलिफ कंपनीज या वेंडर से आपको मिल जाते हैं। जब सैम्पलिंग कर ली जाती है तो ट्यूब को लेबॉर्ट्री ले आया जाता है, सॉलिड अब्जॉर्ब को निकाल के उसका सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस कॉलम को गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए भी डिटर्मिन कर सकते हैं।
वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, फॉर एग्जांपल पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो भी इस मेथड से डिटरमिन किए जाते हैं। फिफ्थ वन जो है वो हमारे पास इंडिकेटर ट्यूब हैं। ये एक रेडीमेड मेथड है जो कि आपको कमर्शियली अवेलेबल गैस इंडिकेटिंग ट्यूब मिल जाती हैं, जो कि गैस डिटेक्टर ट्यूब भी कहलाती हैं। तो ऑन साइट टेस्टिंग के लिए ये फौरी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फिगर में देख लें, अब ये जो ट्यूब है दैट इज़ गैस इंडिकेटर ट्यूब है। अब इसको एक पंप के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। आपने साइट पे जाना है, ये सील्ड होगी आगे से, तो इस सील्ड को ब्रेक कर देंगे। जहाँ पे भी आपने सैम्पलिंग यहाँ पे भी आपने एनालिसिस करने हैं तो वहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और इस पंप के ज़रिए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम गैस को क्या करेंगे, इसके अंदर सक करेंगे। और आपके पास यहाँ पे जो इंडिकेटर ट्यूब के अंदर कलर डेवलप होगा। ये जो कलर डेवलप है इससे हमें उस पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा। ये उसकी वर्किंग है। बहुत सारी गैसेस के लिए ये ट्यूब्स अवेलेबल हैं और आपको मतलब विजुअल जो कलरीमेट्रिक कंपैरिजन है उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे किसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ट्यूब को परचेज सील किया जाता है और ब्रोकन कर दिया जाता है फील्ड के अंदर। जो सॉलिड पैकिंग है उसका कलर चेंज हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो है वो कितनी है। और जो स्केल उसके ऊपर बना हुआ है डायरेक्टली हम वहाँ से पढ़ लेते हैं। जितना वो लेंथ ऑफ पैकिंग का कलर चेंज ज़्यादा होगा उतनी ही उसको जो आपका पोल्यूटेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो उसके ऊपर स्केल है, उस स्केल से हम उसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। 300 डिफरेंट गैसेस के लिए स्पेसिफिक ट्यूब्स या डिटेक्टर ट्यूब जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। तो दिस इज़ अ वेरी रेडीमेड मेथड, लेकिन ये तो थोड़ा सा कॉस्टली है, इसलिए दूसरे मेथड भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रैब सैम्पलिंग। ग्रैब का मतलब होता है आपने एक जगह पे गए और वहाँ पे एयर इकट्ठी कर ली, दैट इज़ ऑल। इसके लिए हम फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं, कैंस, कनस्तर, बैग्स, गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने शो की हैं। ये आपके पास सैम्पलिंग बैग है, ये गैस सिलेंज है, ये आपके पास बल्ब है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग बता देता हूँ। इसके दोनों तरफ ये आपके पास वॉल लगे हुए हैं। जिस सोर्स से आपने यहाँ से आपने सैम्पलिंग करनी है, इसको उस फ्लो एफ्लुएंट गैस के जो आउटलेट है वहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इन दोनों वाल्स को खोल दिया जाता है और गैस जो है यहाँ से इस तरफ फ्लो करती है। एक मखसूस टाइम के बाद पहले इस वाल्व को बंद करते हैं। इसके ऊपर एक प्रेशर गेज होता है। जब एक मखसूस प्रेशर के ऊपर ये डेवलप हो जाता है, गैस इकट्ठी हो जाती है, तो फिर इसको बंद करके इसको उस सोर्स से अलहदा कर लिया जाता है। अब इसके अंदर गैस ट्रैप हो गई है जिसका आपने सैम्पलिंग लेनी है। गैस सिलेंडर लेते हैं, इस सैम्पलिंग के ज़रिए उसकी नीडल इंसर्ट करते हैं और वहाँ से सैंपल लेके जहाँ पे भी आपने क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए या जिस भी मेथड के ज़रिए आपने उसको करना है एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह वैक्यूएटेड सैम्पलिंग बैग होते हैं जिनके अंदर एक नज़ल होती है। आप इसको जैसे ही ओपन करते हैं, ये बाहर से जितनी भी उस साइट ऑफ सैम्पलिंग से एयर है उसको सक करके ये फूल जाता है। इसको आप क्लोज़ करके तो फिर लेबॉर्ट्री के अंदर ले आते हैं और वहाँ पे सेम मेथड है, गैस सिलेंडर के ज़रिए सैंपल लेके मखसूस और उसको एनालाइज कर लिया जाता है। ज़्यादातर गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए ग्रैब सैम्पलिंग के सैंपल्स को जो है वो एनालाइज किया जाता है, क्योंकि आप जो सैंपल लेके आ रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गैस लेके आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उसको जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट जो है उसके लिए सब्जेक्ट कर सकते हैं और उससे एनालाइज कर सकते हैं। फ्लास्क हो या बैग हो, उसके अंदर सेप्टम होता है। ये मैं चीज़ बता चुका हूँ कि ग्लास जो गैस सिलेंज है उसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से एलोकेट विदड्रॉन कर दिया जाता है। एलोकेट कहते हैं कि आप समझ लें कि एक बड़ी बॉडी है या होल बॉडी है, उसका एक मखसूस अमाउंट, उसकी रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट वहाँ से विदड्रॉ कर ली जाती है और उसको गैस क्रोमेटोग्राफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमने 6 मेथड जो हैं, 6 मेथड एयर सैम्पलिंग के देखे हैं और इसके अलावा हमने देखा है कि जो टाइप ऑफ मॉनिटरिंग है या टाइप ऑफ एनालिसिस है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। मॉनिटरिंग एम्बिएंट हो सकती है या सोर्स हो सकती है
और सोर्स हो सकती है, तो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन चूँकि कॉस्टली होने की वजह से मुख्तलिफ सैम्पलिंग मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।